तो भारत में एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव होने वाला है जिसका सीधा असर करोड़ों लोगों की जेब पर पड़ेगा। नाम है आठवां वेतन आयोग। चलिए फटाफट समझते हैं कि यह है क्या और इसके मायने क्या हैं। 1.1 करोड़। ये वो संख्या है, इतने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी हैं जिनकी पूरी आर्थिक जिंदगी इस एक फैसले से बदल सकती है। सोचिए, ये संख्या तो भारत के कई छोटे राज्यों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। इनकी तनख्वाह और पेंशन में क्यों और कैसे इतना बड़ा बदलाव आने वाला है। चलिए इस बड़े फाइनेंशियल पहेली को सुलझाते हैं। इससे आप एक तरह से 10 साल का वेतन दिवस भी कह सकते हैं। मतलब ये एक ऐसी वित्तीय घटना है जो लगभग हर दशक में एक बार होती है और लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन में बढ़ोतरी की एक बड़ी सौगात लेकर आती है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ सैलरी बढ़ाने का मामला नहीं है। ये असल में एक बहुत गहरी समीक्षा है। एक ऐसा मौका जहां सरकार की नीतियां, देश की अर्थव्यवस्था और कर्मचारियों की ज़रूरतें सब कुछ एक टेबल पर आकर मिलते हैं। और इसके जो फैसले होते हैं ना, उनका असर सालों तक महसूस होता है। तो आखिर ये वेतन आयोग है क्या चीज़? ये कौन सी इतनी ताकतवर संस्था है जिसके एक फैसले से लाखों परिवारों का पूरा बजट तय हो जाता है? सीधे शब्दों में कहें तो वेतन आयोग विशेषज्ञों की एक टीम है जिसे सरकार बनाती है। इसका काम ये देखना है कि क्या सरकारी कर्मचारियों को आज की महंगाई के हिसाब से सही वेतन, सही भत्ते और सही पेंशन मिल रही है, और अगर नहीं तो इसे कितना बढ़ाया जाना चाहिए। इसे ना आप सरकार के कर्मचारियों के लिए एक तरह का फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप समझिए, जो लगभग हर 10 साल में होता है। बस ये पक्का करने के लिए कि उनकी सैलरी समय के साथ पुरानी ना पड़ जाए। ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं ना। अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसका हर कर्मचारी बेसब्री से इंतजार करता है, फिटमेंट फैक्टर। ये बेसिकली एक जादुई नंबर है, एक मल्टीप्लायर जो ये तय करता है कि आपकी सैलरी असल में कितनी बढ़ेगी। ये वेतन वृद्धि का सबसे ज़रूरी फॉर्मूला है। इसका गणित बहुत सीधा है। आपकी जो अभी की बेसिक सैलरी है उसे फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाता है और जो रकम आती है बस वही आपकी नई बेसिक सैलरी होती है। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 50,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय होता है, तो नई बेसिक सैलरी एक झटके में 1,28,500 रुपये हो जाएगी। तो ये आयोग काम कैसे करता है? देखिए, ये कोई एक दिन का फैसला तो है नहीं। इसके पीछे एक बहुत लंबी और सोची समझी प्रक्रिया होती है। ये पूरा प्रोसेस 4 मुख्य हिस्सों में बटा होता है। सबसे पहले सरकार आयोग को बताती है कि उन्हें करना क्या है, उनके लक्ष्य क्या हैं। फिर आयोग की टीम देश भर में घूमकर डेटा इकट्ठा करके और कर्मचारी यूनियन से बात करके अपनी रिसर्च करती है। इसके बाद वो अपनी सिफारिशों वाली एक मोटी रिपोर्ट सरकार को सौंपती है और आखिर में सरकार तय करती है कि इन सिफारिशों को कब और कैसे लागू करना है। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में वक्त लगता है, काफी वक्त। सिर्फ रिपोर्ट तैयार करने में ही 1.5 साल तक लग सकते हैं और फिर सरकार को इसे लागू करने में कई महीने और लग जाते हैं। मतलब कर्मचारियों को अपनी बढ़ी हुई तनख्वाह के लिए थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ कर्मचारियों की सैलरी तक ही सीमित नहीं है। ये एक खरबों रुपए का सवाल है जिसका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, और असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा संतुलन साधना होता है। एक तरफ जब करोड़ों लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आता है तो बाजार में खरीदारी बढ़ती है, जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ ये सारा पैसा आता है सरकार के खजाने से, जिस पर जबरदस्त बोझ पड़ता है। ये बोझ कितना बड़ा है? एक अनुमान के मुताबिक 8वें वेतन आयोग को लागू करने में सरकार को 3.2 लाख करोड़ रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे देश में कई बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे किए जा सकते हैं। इसे दूसरे नजरिए से देखें तो ये खर्च देश की कुल जीडीपी का लगभग 0.8% होगा। सुनने में ये शायद एक छोटी संख्या लगे, लेकिन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के पैमाने पर यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो यहाँ एक सीधा ट्रेड ऑफ है। कर्मचारियों को ज्यादा वेतन देने का मतलब है कि बाजार में कारें और मोबाइल फोन ज्यादा बिकेंगे, लेकिन शायद सरकार के पास नई सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए पैसा कम बचेगा। ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला है। तो अंत में सवाल यही है, कर्मचारी कल्याण और देश की आर्थिक स्थिरता, इन दोनों के बीच सही संतुलन कहाँ मिलता है?
सरकार को अपने कर्मचारियों को खुश भी रखना है और देश के वित्तीय स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। इसका कोई आसान जवाब नहीं।